नमस्कार आप सभी लोगों को स्वागत है आपका ऑक्सफोर्ड लेन में। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं इसका नाम आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रहा होगा। दिस इज आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट सारे आर्टिकल्स तो नहीं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डायरेक्टली आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, उन आर्टिकल्स का एक ओवरव्यू हम लेंगे, उन आर्टिकल्स का एक जिस्ट हम देखेंगे। लेकिन मैं पहले बता दूं कि एक प्रॉपर डिस्कशन उन आर्टिकल के बारे में ये नहीं है। ये सिर्फ उन आर्टिकल के नंबर को हम देखने जा रहे हैं। विच नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, सिर्फ उन आर्टिकल का नंबर हम देखेंगे और वो आर्टिकल किस चीज से डील करता है। ठीक, बहुत ही फैक्चुअल वीडियो है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई ट्रिक अवेलेबल नहीं है मेरे पास, सॉरी फॉर दैट। मुझे लगता है कि ये गिने चुने सेट्स ऑफ आर्टिकल अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते होंगे एग्जामिनेशन के, चाहे आप वो यूपी पीसीएस एग्जाम की बात करें, इनका जो प्री एग्जाम होता है, यूपीएससी तो खैर नहीं, यूपीएससी एक्सेप्शंस पूछता है कभी कभार, और मान लेते हैं कि अगर यूपीएससी भी पूछता है, या इस स्टेट एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल ऐसे एग्जाम, बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, ऐसे एग्जाम में आपसे डायरेक्टली आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दावा करता हूं कि जो आर्टिकल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके सारे के सारे क्वेश्चन वन डे एग्जामिनेशन में इसी सेट ऑफ आर्टिकल से आएंगे। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करके भी ये देख सकते हैं। और अगर इस सेट से, इन द केस इस सेट से नहीं भी आते हैं, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा के पक्का अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए हम उन आर्टिकल को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूं कि यहाँ आर्टिकल वन टू आर्टिकल 51A, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। और 51A मैं नहीं कहूंगा आपसे, इसमें भी अगर बहुत स्पेसिफिक आपको जाना है तो आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 32, दिस इज योर फंडामेंटल राइट। और मैं उम्मीद करता हूं कि फंडामेंटल राइट हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, और साथ ही साथ जो थोड़े जागरूक नागरिक हैं, उनको भी कम से कम अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 32 में इसमें आर्टिकल छांटना संभव नहीं था। इस वजह से मैं चाहूंगा कि ये आर्टिकल आप जरूर से जरूर याद कर लें। ठीक है, और दूसरी बात ये कि फंडामेंटल राइट और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज पे मैं एक आपको शॉर्ट ट्रैक में वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आर्टिकल डीपीएसपी से स्टार्ट होगा। आप सब जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होता है मित्रों? पॉजिटिव ऑब्लिगेशन होता है किस पे? स्टेट पे। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ कि जब कभी स्टेट या हमारे पॉलिसी मेकर किसी पॉलिसी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इन सारे सिद्धांतों का, इन सारे प्रिंसिपल्स का उनको अपने पॉलिसी में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो ये आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 होते हैं। ठीक, और ये फंडामेंटल ड्यूटी आपकी आर्टिकल 51A में होती है। ये छोटा सा डिस्कशन था। इस 36 टू 51 में भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले कौन कौन से हैं, आइए हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला आर्टिकल है, दिस इज आर्टिकल 39A। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना, और इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करने के साथ साथ फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। वो लोग जो कि अपने वकील को हायर नहीं कर पाते हैं, या उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपने राइट के लिए लड़ पाए, तो उनको सरकार फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है। ठीक, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 43, सॉरी यहाँ पे दिस इज आर्टिकल 43B। ठीक है, तो आर्टिकल 43A जो है, ये मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री से मतलब ये है कि वर्कर्स का मैनेजमेंट होगा इंडस्ट्री में। ठीक है, वर्कर के मैनेजमेंट को इंडस्ट्री में हमको प्रमोट करना है। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जानते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कितना वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल, या आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट प्रिंसिपल को दर्शाता है। ठीक है, चलिए, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 43B में मेंशन्ड है। बात समझ में आ गई? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमेशा न्यूज में रहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या हुआ कि जितने आपके सिविल लॉज हैं, यानी मैरिज से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, ये
हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे सेम लॉ एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा इकलौता राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया हुआ है या इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो ये गोवा है। ठीक है, गोवा एक ऐसा राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया है अपने राज्य में। ठीक, आर्टिकल 50, यहाँ पे सिर्फ सेपरेशन लिखा है, मैं आपको बता दूं आर्टिकल 50 जो है ये भी एक डीपीएसपी है, जो कि मॉन्टेस्क्यू, अगर आप नाम इनका सुने होंगे तो ही वॉज अ थिंकर या फिलोसोफर भी आप इनको कहेंगे। मॉन्टेस्क्यू जो है, इनकी एक बड़ी ही अच्छा कंसेप्ट था डेमोक्रेसी को लेकर, जिसमें इन्होंने बताया था कि देयर शुड बी अ वाटर टाइट अरेंजमेंट। ध्यान से सुनिएगा, वाटर टाइट अरेंजमेंट। वाटर टाइट अरेंजमेंट मतलब इतना स्ट्रिक्ट वॉल होना चाहिए कि इवन पानी तक ना स्लिप कर पाए। तो देयर शुड बी अ वाटर टाइट अरेंजमेंट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये मॉन्टेस्क्यू साहब का कहनाम था। और इसी प्रिंसिपल को दर्शाते हुए आर्टिकल 50 जो है, दिस टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर किसके किसके बीच में बेटा? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आप याद रखेंगे, मैं यहां क्लियर लिख देता हूं, दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर किसके किसके बीच में? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आर्टिकल 52 टॉक्स अबाउट देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, 61 बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और आप जानते हैं कि इम्पीचमेंट एक ऐसा शब्द है जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज किया गया है, बाकी सब के लिए रिमूवल यूज किया गया है। ठीक है, तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट किसमें मेंशन है? आर्टिकल नंबर 61 में। आर्टिकल नंबर 72, दिस इज पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आप सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट के पास रिप्राइव करने की पावर होती है। ठीक है, रिप्राइव करने की पावर होती है, पार्डनिंग करने की पावर होती है। ये सारी पावर किसमें मेंशन है? आर्टिकल नंबर 72 में मेंशन है। आर्टिकल 74 टॉक्स अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा इन द सेंस कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किस लिए? टू एड एंड एडवाइस, टू एड एंड एडवाइस। किसको एड एडवाइस करते हैं भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? प्रेसिडेंट को। ठीक है, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर भी है, याद रखिएगा। देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस किसको? प्रेसिडेंट को। बात समझ में आ गई? और आप सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो हैं ये बाध्य हैं इनके एड एंड एडवाइस पे काम करने के लिए। ठीक, इसी तरह से 76 की बात करेंगे तो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप सब जानते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है, ये एक तरीके से आप समझिए कि गवर्नमेंट के वकील हैं, लीगल एडवाइजर हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, गवर्नमेंट के ये क्या हैं? लीगल एडवाइजर हैं। लीगल एडवाइजर हैं किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक, किसमें मेंशन है? आर्टिकल 76 में। आइए इसी तरीके से आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81। आर्टिकल 80 जो है देख रहे हैं आप यहाँ राज्यसभा, और आर्टिकल 81 लोकसभा के कंपोजिशन की बात करता है। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 में मेंशन है। आर्टिकल 108 टॉक्स अबाउट ज्वाइंट सिटिंग। अब एक बात बताइए, आप सब जानते हैं कि जब डेडलॉक की सिचुएशन आती है, डेडलॉक की सिचुएशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा एक दूसरे के साथ सहमत होकर किसी कानून को पास नहीं कर रहे हैं, इस केस में ज्वाइंट सिटिंग का एक प्रावधान हमारे संविधान में मेंशन है। किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 108 में मेंशन है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात इसमें फैक्ट याद रखने की बात है, याद रखिएगा कि ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? तो ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड लोकसभा का स्पीकर कर सकता है। लोकसभा का स्पीकर एब्सेंट है तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन किसी भी केस में वाइस प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन होते हैं किसके? जो कि चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ये किसी भी केस में ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करेंगे। आइए 110 टॉक्स अबाउट मनी बिल। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 110 में मनी बिल का मेंशन है। 112 की अगर हम बात करें, दिस इज बजट। बजट एक्चुअल में लिखना उचित नहीं था क्योंकि बजट इज अ वर्ड जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसको क्या कहा जाता है? एनुअल फाइनेंशियल
स्टेटमेंट, ये इसका ऑफिशियल नाम है। बात क्लियर है। आर्टिकल 117 फाइनेंशियल बिल की बात करता है। मनी बिल आप सब जानते हैं, एक चीज मैं आपको और बता दूं, मनी बिल आप सब जानते हैं, दिस इज अ स्पेशल पावर, ठीक है। मॉनिटरी पावर जो है, दिस इज अ स्पेशल पावर टू लोकसभा ना। लोकसभा को इस केस में, ठीक है, मनी के केस में, फाइनेंशियल केस में लोकसभा जो है वो राज्यसभा से सुपीरियर पावर पे होती है, ठीक। चलिए, ऑर्डिनेंस की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट 123 आर्टिकल 123 में मेंशन है ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति इसके सामने अचानक आती है, उस केस में जब आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या तो राज्यसभा या तो लोकसभा सेशन में न हो, और कोई ऐसी आपातकालीन परिस्थिति आए जिसपे हमको कानून बनाना पड़े, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि आप उस कानून को बना दें। इसको अध्यादेश कहा जाता है या ऑर्डिनेंस कहा जाता है। और ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कहाँ है दोस्तों? आर्टिकल 123। आर्टिकल 143, अब देखिए, आपको मैं एक केस याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा है इस केस के बारे में, दिस इज बेरुबरी यूनियन केस। बहुत बार हालांकि ये आर्टिकल यूज हो चुका है, लेकिन मुझे अभी याद आ रहा है यही बेरुबरी यूनियन केस। बेरुबरी यूनियन केस का एक मुद्दा था कि बेरुबरी एक टेरिटरी थी जो कि पाकिस्तान के साथ हमारा ये डिस्प्यूट था। हमको पाकिस्तान ने कहा था कि ये हमारी टेरिटरी है और गलती से इंडिया के पास आ गई है। तो हमारे नेहरू साहब ने एक एग्रीमेंट कर लिया था कि ठीक है, बेरुबरी हम सीड कर देंगे पाकिस्तान को। लेकिन फिर हमारे प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगी थी मित्रों? एडवाइस मांगी थी कि क्या नेहरू साहब, ये इन द सेंस लेजिस्लेचर के पास क्या ये पावर है कि आर्टिकल 2, हम आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में होता है ऐसा पावर कि हम फॉरेन टेरिटरी को अपने यहाँ एडमिट कर सकते हैं या बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं स्टेट्स की। तो क्या इस आर्टिकल के तहत हम कोई टेरिटरी सीड भी कर सकते हैं, या हमको इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ेगी? ये एक छोटी सी स्टोरी थी। तो आर्टिकल 143 में क्या है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कोई भी मैटर पे एडवाइस ले सकता है, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट का कंसल्टेशन है किसके साथ? सुप्रीम कोर्ट के साथ। आर्टिकल 148 अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो बैलेंस शीट होती है गवर्नमेंट्स की, उनका ऑडिट करते हैं, ठीक। चलिए, दीज आर द आर्टिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं बहुत छांट के ये आर्टिकल लेके आया हूं आपके पास, और इससे बाहर किसी कंपटीशन में नहीं आएगा। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और ये लास्ट पेज है। अगर आप डरे ना हो इसको देख के, तो आप विश्वास करिए बहुत कम आर्टिकल हैं और इसमें से अमूमन आर्टिकल आपको याद होंगे। आर्टिकल 153 बात करता है मित्रों गवर्नर के बारे में। आर्टिकल 153 टॉक्स अबाउट गवर्नर। आर्टिकल 161 आप देख पा रहे होंगे, आर्टिकल 161 अगेन पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। याद रखिए प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर क्या थी, अगर आपको याद हो, दिस इज 72, और इनकी क्या है, दिस इज 161। बात समझ में आ गई? एक छोटा सा ट्रिक है, कहीं कहीं एप्लीकेबल हो जाता है, मैक्सिमम जगह पे एप्लीकेबल हो जाता है, कि जब कभी आपको सेंटर वाले से सेम मुद्दे पे स्टेट पे जाना होता है, तो 89 एक नंबर होता है जो कि आप ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए, आपको 72 इज अ पावर, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो पार्डनिंग पावर गवर्नर की क्या होगी? स्टेट पे जाना है, 89 ऐड करिए। 9 + 2 11, 1 8 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16, 161, ठीक है। और 161 क्या हो जाएगी मित्रों? पार्डनिंग पावर हो जाएगी किसकी? किसकी? गवर्नर की, ठीक है। चलिए, ये एक छोटा सा ट्रिक था जो मुझे आपको बताना था। हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है। 163 की अगर हम बात करें तो 163 टॉक्स अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसको एड एंड एडवाइस करने के लिए दोस्तों? गवर्नर को। और इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर भी होंगे, ठीक। चलिए, 165 टॉक्स अबाउट एडवोकेट जनरल। किसकी बात करते हैं ये? एडवोकेट जनरल ना। अटॉर्नी जनरल क्या था? 76 था कि नहीं था? 76, 89, आइए ऐड करके देख लेते हैं। ये लीगल एडवाइजर होते हैं, ये लीगल एडवाइजर होते हैं किसके? स्टेट के, स्टेट गवर्नमेंट के। एडवोकेट जनरल काम इनका अटॉर्नी जनरल वाला ही होता है। देख लेते हैं आर्टिकल याद करने के लिए। अटॉर्नी जनरल 76, 89 ऐड करिए, 9 + 6 15, 1 165 एग्जैक्टली हम आ गए। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। 165 इज एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। इसी तरीके से दोस्तों आर्टिकल 213 टॉक्स अबाउट ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर, ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के पास भी पावर होती है अध्यादेश निकालने की। तो 1 2 3 किसके लिए?
प्रेसिडेंट के लिए, और इसी को बस इधर कर लीजिए 213 किसके लिए आ जाएगा, ये हो जाएगा गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक है, चलिए ये आर्टिकल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ यानी सब क्लॉज है, मैं पहले बता दूं आर्टिकल 243 में सब क्लॉज है। तो आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ पंचायत की बात करता है। इसी तरीके से 243 पी से लेके जेड जी तक म्यूनिसिपैलिटी की बात करता है, और जेड एच टू जेड टी यानी 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक कोऑपरेटिव्स की बात करता है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 262 की अगर हम बात करेंगे मित्रों, तो ये है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट काउंसिल। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट काउंसिल ये कौन सेटअप करवा पाता है, आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सेटअप करता है। अगर किसी दो राज्य के बीच में वाटर को लेके कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो एक वाटर डिस्प्यूट काउंसिल सेटअप कर दे उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 262 के तहत। फिर 263 में यहाँ वाटर डिस्प्यूट स्पेसिफिक पर्पस था, यहाँ इंटर स्टेट काउंसिल था। ठीक है, बात समझ में आ गई, दिस इज इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 279 मित्रों, आर्टिकल 279 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 279 ये जीएसटी काउंसिल की बात करता है दोस्तों, जीएसटी काउंसिल। ठीक है, आर्टिकल 280 टॉक्स अबाउट फाइनेंस कमीशन। अगेन दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, जो टैक्स डिवोल्यूशन पे निर्णय लेती है कि सेंटर जो टैक्स कलेक्ट किया गया है वो सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह से बटेगा। अभी 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, आप मुझे बताइए 15th फाइनेंस कमीशन को किसने चेयर किया था, मुझे बताइएगा। वैसे मैं आंसर दे देता हूं, आप लोग बताते नहीं हैं। एनके सिंह कमेटी ने चेयर किया था 15th फाइनेंस कमीशन को। आर्टिकल 300A की बात करेंगे, दिस वाज राइट टू प्रॉपर्टी। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, इसको लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 315 से 323 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अगेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, याद रखिएगा ये फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ गई आपके सामने। आर्टिकल 324, दिस इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फ्री और फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इन्हीं पे होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। बात समझ में आ गई। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 338, आर्टिकल 338A, 338B, ये तीनों जो हैं ये नेशनल कमीशन है, लेकिन किसके लिए, 338 है बेटा शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। फिर है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। शेड्यूल्ड क्लासेस नहीं होगा, यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट होंगे। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के लिए दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, याद रखिएगा ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 350B, अगेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो होती हैं हमारी, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हमारे यहाँ होती हैं, ठीक है, उनके राइट को, उनके अधिकारों को की रक्षा करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और मैं आपको एक खास बात बता दूं कि इस ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन की अगर आप बात कर लें, तो सैलरी की बात कर लें, टेन्योर की बात कर लें, दीज ऑल आर नॉट स्पेसिफाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए क्वालिफिकेशन, ये इनका सैलरी, टेन्योर, अलाउंसेस, ये सब स्पेसिफिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, बात समझ में आ गई। दूसरी बात, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाला जो ऑफिसर होगा ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा। प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है कि इनके रिपोर्ट को राज्यसभा और लोकसभा में क्या करें, प्रेजेंट करें। ठीक, चलिए आर्टिकल 352, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 352 जो है दिस इज नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 जो है ये आर्म्ड रेबेलियन पे या एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान लगाया जाता है। दिस इज नेशनल इमरजेंसी। बात समझ में आ गई, नेशनल इमरजेंसी है ये। और आप मुझे जल्दी से बताइए, आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है, पहले क्या था, पहले एक वर्ड था इसमें एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसी इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का फायदा उठा के श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी थी। ठीक है, जिसे ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है।
लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार गिरी, इमरजेंसी के बाद जब इमरजेंसी हटी और चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी जी की सरकार जब गिरी, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 352 में एक संशोधन किया गया, जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के, क्योंकि बहुत वेग टर्म है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस कुछ भी हो सकता है, एक धरना कोई दे दिया, आप इंटरनल डिस्टर्बेंस करके नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे, तो इस शब्द को हटा के क्या किया गया, आर्म्ड रेबेलियन लिख दिया गया। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं मित्रों आर्टिकल 356 की, तो आर्टिकल 356 जो है बहुत बार यूज किया गया है। प्रेसिडेंट रूल आप सब जानते हैं, स्टेट इमरजेंसी भी इसको कहा जाता है। ये कब होता है, जब कभी सरकार को लगे कि स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या कर गई है बेटा, फेल कर गई है, तो वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। इस केस में क्या होता है, कई सारे अलग अलग प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, उसको हम बहरहाल कभी और डिस्कस करेंगे। 360 जो है दिस टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अब देखिए इमरजेंसी जो है ये कहां से स्टार्ट हो रही है, देखिए आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, इसमें +4 कर दीजिए, कितना करना है, +4, कहां पहुंचेंगे 356 पे, क्या आ जाएगा आपका, स्टेट इमरजेंसी आ जाएगी या प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा। फिर +4 करिए, कहां चले जाएंगे, 360 चले जाएंगे, कहां आ जाएंगे, ये आ जाएगी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो तीनों इमरजेंसी कैसे है, +4 कर दीजिए, तीनों इमरजेंसी के आर्टिकल्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बस खत्म होने वाला है। आर्टिकल 368 बहुत ही बार यूज किया गया, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपने आर्टिकल 108 अभी पीछे पढ़ा है, ज्वाइंट सिटिंग ना, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ज्वाइंट सिटिंग नाम का कोई प्रोविजन नहीं है, ये इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। आर्टिकल 266 की अगर हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 266 जो है दिस टॉक्स अबाउट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया प्लस पब्लिक अकाउंट। आप सब जानते हैं कि जितना टैक्स कलेक्ट करती है सरकार वो सब कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसी से पैसा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तमाम बिल पास कराने पड़ते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल पास कराना पड़ता है हमको, किससे, कहां से, ठीक है, हमारे लेजिस्लेचर से। ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक तरीके से इमरजेंसी फंड है, इसका कॉर्पस जो है मित्रों 500 करोड़ रुपीज इसका कॉर्पस है। कभी आपातकालीन सिचुएशन अगर पड़ी तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है। आपको मैं बता दूं, इसका जो गार्जियन होता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का जो गार्जियन होता है ये होता है प्रेसिडेंट, और इससे पैसा निकालने के लिए प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए होती है, लेजिस्लेचर में बिल पास कराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल्स हैं, हम इन एक्स्ट्रा आर्टिकल्स को देख लेते हैं। आर्टिकल 365, आर्टिकल 365 ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बड़ा यूज होता है। सेंटर इसमें क्या करती है कि स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन इशू करती है। अब ध्यान से सुनिएगा, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन इशू करती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट इस डायरेक्शन को नहीं मानता है तो इस सेंटर के पास दो प्रोविजंस आते हैं मित्रों। कौन कौन से, पहला प्रोविजन सेंटर के पास ये होता है कि या तो वो नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल वहां लगा दे आर्टिकल 356 के तहत, ये बता के कि वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जनाब कर गई है फेल, क्योंकि वो मेरे आदेश को, मेरे डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। और दूसरा कि या तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए और सुप्रीम कोर्ट से कहे कि भाई स्टेट को आप भी बोलिए। ठीक है, अब अगर स्टेट सुप्रीम कोर्ट के कहने पे भी ये काम नहीं किया, डायरेक्शन नहीं फॉलो किया, तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चला जाएगा, वो कोर्ट की तौहीन हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। चलिए ये तो बहरहाल थोड़ा थोड़ा हम एक्स्ट्रा टॉपिक देखते आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। आर्टिकल 366 में कुछ डेफिनेशंस मेंशन है उन टर्म्स के जिनको यूज किया गया है, जैसे एंग्लो इंडियन किसको कहा जाता है, ये एक टर्म है जो कि आर्टिकल 366 में यूज किया गया है। आर्टिकल 367 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी रिसेंटली एक बड़े ही फेमस अमेंडमेंट में इसको यूज किया गया है। धारा 370, आर्टिकल 370 मैं समझता हूं 370 और आर्टिकल 35A, ये दोनों आर्टिकल हिंदुस्तान के हर बच्चे को पता होगा जब ये दोनों आर्टिकल हटाए गए थे। तो आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर और आर्टिकल 350A एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर की बात करता है। तो आर्टिकल 370 जब हटाया जा रहा था तो इसको हटाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। जानते हैं क्या आती थी प्रॉब्लम,
साफ साफ इसमें ये लिखा हुआ था, पहले तो ये लिखा था भाई कि टेम्पररी प्रोविजन है, साफ साफ। दूसरा ये लिखा था कि इसको हटाने के लिए, आर्टिकल 370 को हटाने के लिए आपको जम्मू एंड कश्मीर के, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्या करना पड़ेगा, एक बिल पास कराना पड़ेगा या परमिशन लेनी पड़ेगी वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। लेकिन जनाब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूशन बना के भंग हो गई, अब क्या करें? तो अब इन्होंने ये किया, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट बड़ी चालाक गवर्नमेंट है और बहुत अच्छा काम किया मेरे हिसाब से। तो उन्होंने ये किया कि 367 को उठाया, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम किया भाई कि वहां पे लगा दिया प्रेसिडेंट रूल। ठीक, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर बताइए मुझे। जैसे देखिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की पावर कहाँ चली गई? हमारे लोकसभा के पास चली गई, सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास चली गई। चलिए ठीक, अब देखिए अब क्या किया गया कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूज करके ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आर्टिकल 370 में जिसका जिक्र किया जा रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द सेम असेंबली या इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखने का तात्पर्य क्या था कि वो जम्मू कश्मीर के स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। लीजिए ना, हो गया काम। जब वो स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर की बात कर रहे थे तो मतलब यहीं से बिल पास कराना है, लेकिन इमरजेंसी लगाई गई है तो इसका सारा पावर कहाँ चला गया बेटा? लोकसभा के पास चला गया। तो लोकसभा से बिल पास करा के 370 को हटा दिया गया। ठीक, इस वजह से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था। अब आइए, ये आर्टिकल बड़े ही आम आर्टिकल है, ये सब आपको याद ही होंगे, तो भी मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। अब दो नाम क्यों लिया गया? क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी थी वहां पे यूनानिमस डिसीजन नहीं बन पा रहा था, इस वजह से बोल दिया गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिटरी फीचर शो कर रहा है, मतलब कि एक तरीके से हमारे जो स्टेट्स हैं ये किसी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं बने हैं। हमारा जो बाउंड्री है इंडिया का, ये क्या है? इसकी इंटीग्रिटी हमेशा सलामत रहेगी, कोई भी देश हमसे अलग होने का प्रयास नहीं कर सकता। वी आर द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, आर्टिकल 2 क्या बात करता है? एस्टैब्लिश एंड एडमिट अ न्यू टेरिटरी। ठीक है, वो जगह या वो टेरिटरी जो कि इंडियन कॉन्टिनेंट का इंडियन स्टेट का पार्ट नहीं थी, उनको आप अपने अंदर एडमिट कर सकते हैं, जैसे सिक्किम हो गया, ये है। ठीक, आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि जो पहले से इंडियन स्टेट्स हैं, जो कि पहले से इंडियन टेरिटरी का पार्ट हैं, उनकी बाउंड्री को आप चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। दीज वर द प्रोविजंस जो कि 3 में मेंशन थे। आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर कोई भी काम किया जाए, इनके तहत कोई भी संशोधन किया जाए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत वो नहीं आएगा। अब जरा मुझे बता दीजिए जल्दी से याद करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसमें था? वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसमें है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखिए ये रहा 368। ठीक है, तो उसे आर्टिकल 368 के तहत नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि 2 और 3 आर्टिकल के तहत कोई चेंज करना है मित्रों, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से काम बन जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 9। आप जानते हैं कि पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेना चाहिए तो ले लीजिए। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 है, जो कि सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मुझे लगा दैट इज आर्टिकल नंबर 9, जो कि हमारा जो सिंगल सिटीजनशिप का फिलॉसफी है जिसको हम फॉलो करते हैं, उससे बिलोंग करता है ये। ठीक, तो ये रहे वो सारे आर्टिकल, बहुत ही कम आर्टिकल्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा, और मैं ये भी दावा करता हूं कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, और अगर आए तो आप इसको एलिमिनेशन टेक्निक से यूज करके कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।